गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि ये चैप्टर हमारे क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन FR फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए एक तो हमारे पास क्लास नाइन्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, और साथ में उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कोर्स ऑफ इवेंट्स थे, उन कोर्स ऑफ इवेंट्स की हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है नॉलेज तो कोई बात नहीं, हम जब पढ़ रहे होंगे तो साथ में हम देख लेंगे जो जो रेलिवेंट्स हमारे लिए बैकग्राउंड्स होंगे उसको। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है नेशनलिज्म इन वेयर यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म एज अ आइडिया हमको इमर्ज हुआ दिखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ पर हुआ रहता है? फ्रांस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि नेशनलिज्म है क्या, जो पहले फ्रांस में आया, फिर यूरोप में आ रहा है, और फिर यूरोप और फ्रांस के बाद आएगा इंडिया और अदर कॉलोनीज़, और वहाँ से निकल कर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में जाएगा। तो व्हाट इज़ नेशनलिज्म, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो, नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म को हम समझ सकते हैं लाइक क्या बोल सकते हैं, फीलिंग। नेशनलिज्म में क्या है? नेशनलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है, फीलिंग ऑफ व्हाट? फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक है, हम यूनाइटेड है। ठीक है, फीलिंग ऑफ वननेस। अब ये वननेस की जो फीलिंग है किसी तो बेसिस पर होगी, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of on the basis of shared religion, language, कास्ट। कास्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यूरोप में कास्ट था नहीं, तो वी कैन से लैंग्वेज हो गया, एथनिसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट वी कैन से कल्चर एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑल्सो, एंड एक्सेट्रा मैनी मोर थिंग्स। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी एक सोसाइटी में अगर ये बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, इफ़ देर आर मल्टीपल पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी। अब देखो क्या है, अब हो सकता है कि इस सोसाइटी में कोई पर्सन थोड़ा सा रिच हो, कोई पर्सन थोड़ा सा पुअर हो। ठीक है, और एक पर्सन हो सकता है जो मिडिल क्लास से आता हो। अब होता ही है ना कि ये स्टार्टिंग में जब फ्रांस की हम बात करते हैं तो फ्रांस में स्टार्टिंग में होता ही है कि ऐसे क्लासेस वाइज लोग बटे हुए थे। ठीक है, और क्लासेस वाइज जब लोग बटे हुए थे तो इन पर रूल कौन कर रहा था उस टाइम? इन पर रूल कर रहा था मोनार्क रूल कर रहा था। अब मोनार्क जब रूल कर रहा था तो इन सब के जब तक कॉजेस बटे हुए थे, जब तक इनके इनके कॉज बोल सकते हो, इनके एस्पिरेशंस बटे हुए थे, तब तक मोनार्क अपनी मर्जी से रूल कर रहा है, पब्लिक पर उतना ध्यान दे नहीं रहा है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से होता क्या है कि ये सारे लोग कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, जैसे कुछ थिंकर्स का भी हमारे जैसे रूसो हो गए, जैसे मॉन्टेस्क्यू और जॉन जॉन लॉक की बात कर सकते हो। ये सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने फ्रांस में कुछ प्रिमिटिव आइडियाज़ दिए। ठीक है, प्रिमिटिव या मॉडर्न आइडियाज़ दिए, जो आइडियाज़ पब्लिक को यूनाइट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यूनाइट करते हैं पब्लिक को। इसका रिज़ल्ट हमको ये देखने को मिलता है कि सारे पब्लिक को समझ में आता है कि हम सब तो सेम है,
हम सेम रिलीजन के हैं, सेम लैंग्वेज फॉलो करते हैं, सेम एथनिसिटी, कल्चर, हमारा सब कुछ सेम है, तो फिर हम अलग अलग क्यों हैं? ठीक। और यहीं से डेवलप होता है कि द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, ठीक है, कि हम सब एक हैं। और ये फ्रेटर्निटी का इमोशन कहाँ से मिला? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और साथ में अगर हम सब एक हैं, एक सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, सेम लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो क्या हम सब इक्वल नहीं हैं? तो यहीं से आएगा हमारा कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का। और अगर हम सब इक्वल हैं, ठीक है, और हम सब यूनाइटेड भी हैं, तो हम सबको लिबर्टी भी होना चाहिए, हम सबको फ्रीडम भी होना चाहिए कि हम अपनी बातें रख सकें, हम अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर सकें। तो यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिस कॉन्सेप्ट की बात होती है, दैट इज़ लिबर्टी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, दैट इज़ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पब्लिक को समझ में आता है कि हम सब यूनाइटेड हैं, ठीक, और हम सब सेम रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब शेयर करते हैं, तो हमको एक दूसरे से बढ़कर रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अगर नेशनलिज्म को और अच्छे समझें तो हम बोल सकते हैं कि ये हमको फील कराता है कि हम क्या है, हम एक पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ अ लार्ज कम्युनिटी। ठीक है, हम एक लार्ज कम्युनिटी, जैसे आज भी बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म का मतलब क्या, कि हम किसी कंट्री के पार्ट हैं, एक सोसाइटी है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हैं, हम सब एक हैं, तो हम उन लोगों के पार्ट हैं। ठीक है, ये भी नेशनलिज्म का मतलब होता है कि ये सेंस ऑफ इमोशन है कि हम एक बड़ी सोसाइटी के पार्ट हैं। ठीक। और इसमें नेशनलिज्म जो वर्क करता है ना, नेशन जो बात करता है, ये हमारी आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है। ठीक। जैसे हम कोई बात करते हैं कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नेशन जो है वो क्या है, हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि हम उस कंट्री में जितने सारे लोग हैं उनमें से एक है। ठीक है, अब देखो नेशनलिज्म की अगर एक और तरीके से देखें तो ये ना एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है, सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है हमारी कंट्री की तरफ। ठीक है, कंट्री मतलब नेशन की तरफ समझ सकते हो। जैसे सेंस ऑफ कमिटमेंट हम कभी कभी होता ये है कि जब हमको चूज़ करने का मौका मिलता है कि हम अपना इंटरेस्ट आगे रख कर देखें या कंट्री का इंटरेस्ट आगे रख कर देखें, तो जो पर्सन नेशनलिस्ट होता है, जो पर्सन नेशन के बारे में सोच रहा होता है, एक लार्ज कम्युनिटी के बारे में सोच रहा होता है, वो हमेशा हमेशा क्या करता है कि नेशनल जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके फुलफिलमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है, फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट above all other interests। मतलब जो कोई भी पर्सन एक नेशन का, एक नेशन बेस्ड सोसाइटी का पार्ट है, उसके लिए नेशन के लिए जो सबसे अच्छा इंटरेस्ट होगा, नेशन के लिए जो जो भी एक्शंस अच्छे होंगे, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। बाकी जो अदर इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट और एक सेक्शन ऑफ पीपल के इंटरेस्ट, वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर हम बात करें ना कि हम इसका एक कॉमन डेफिनेशन, एक अच्छा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा डेफिनेशन देखो, ये कुछ कॉमन डेफिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, रेस, एथनिसिटी, religion and etc. And also nationalism gives a feeling of being a part of large community with a common identity. And we can also say nationalism, it gives a sense of devotion towards the fulfillment of the national interest above all other interest। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि हम एकेडमिकली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब कुछ नहीं है, बस बोल सकते हो कि व्हाट थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री। ठीक है,
क्या बोल सकते हैं, थिंकिंग अबाउट आवर कंट्री, आवर नेशन एंड आवर पीपल। जब हम अपने कंट्री, अपने पीपल के अच्छे और इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे ना, उसी इमोशन को, उसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म, यही सिंपल मीनिंग, यही समझ सकते हो। अब देखो क्या होता है, अगर हम बैकग्राउंड में जाएँ तो फ्रांस में होता क्या है, फ्रांस में जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ पे था ये कि रूल था लुइस, वहाँ के किंग को क्या बोलते हैं, लुइस। तो लुइस का जो रूल था ना, धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो गया था। पब्लिक परेशान थी किंग के रूल से फ्रांस में, और वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, बोल सकते हो कि ऐसे कंडीशंस क्रिएट हुए कि पब्लिक को किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ा। और इस रिवोल्ट को हेल्प किया हमारे थिंकर्स ने। वो उन्होंने 4-5 ऐसे-ऐसे आइडियाज़ दिए जो कि पब्लिक को अच्छे लगे, और पब्लिक ने उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया। उनको लगा कि ये जो आइडियाज़ थिंकर्स दे रहे हैं, जिसमें वो लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ किंग की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ डिवाइन पावर ऑफ किंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आइडिया से वहाँ के फ्रेंच पब्लिक को लगा कि हमको बेनिफिट हो सकता है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन, जो भी एट्रॉसिटीज़ हमको फेस करने को मिल रही हैं, वो दूर हो सकती हैं। पब्लिक ने वैसे आइडियाज़ को प्रमोट किया, एक्सेप्ट किया, और जो रेवोल्यूशन फ्रांस में आया इससे, जो चेंज आया फ्रांस में इससे, उसी चेंज को हम बोलते हैं क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये रेवोल्यूशन होता ये है कि फ्रांस में आने के बाद, ठीक है, जैसे ही हम देखते हैं तो फ्रांस में आने के बाद ये रेवोल्यूशन, सबसे पहले फ्रांस में आएगा ये रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहाँ से डेवलप होगा क्या, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब फ्रांस में जैसे नेशनलिज्म डेवलप होगा ना, तो एक बात कही जाती है, अब मतलब यूरोप में ये बात बहुत फेमस है कि वेन एवर द फ्रांस स्नीजेस, ऑल द यूरोप गॉट कोल्ड। ठीक है, और ये बात कही क्यों जाती है, क्योंकि फ्रांस में जो भी इवेंट्स हुए हैं आज तक, उस इवेंट का इफ़ेक्ट यूरोप की अदर कंट्रीज़ पर पड़ा है। ठीक है, और वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में पड़ा है। तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो आइडिया फ्रांस में डेवलप होगा, तो ये आइडिया भी तो स्प्रेड करेगा यूरोप में, सब जगह स्प्रेड करेगा। तो इसी इवेंट को हम बोलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये नेशनलिज्म जब फ्रांस से बाहर निकलेगा और यूरोप में फैलेगा, इसी कोर्स ऑफ इवेंट को हम बोलेंगे नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लियर। तो अब देखो, फ्रांस में जब नेशनलिज्म आता है, ठीक, किंग को लोग हटा देते हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि पहले तो होता ही है कि 1789 में पब्लिक रेवोल्यूशन लेकर आती है। ठीक, और उसके बाद से हमको देखने को ये मिलता है कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के एंड तक हमको एक टसल देखने को मिलता है, एक लड़ाई देखने को मिलती है। किसके बीच? एक होता है कि मोनार्की के बीच, मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक, ये हमको टसल देखने को मिलता है। कभी पब्लिक को लग रहा होता है कि नहीं मोनार्की सही है, कभी पब्लिक को लग रहा होता है कि नहीं, राइट्स पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं। तो इस पूरे इवेंट्स के बीच में ना हमको इसके बीच टसल देखने को मिलती है। लेकिन एट द एंड 1850 में जब वियना कन्वेंशन वगैरह साइन होता है, तो हमको देखने को मिलता है कि रिपब्लिक्स के आइडियाज़ फ्रांस में तो दबा दिए जाते हैं, लेकिन फ्रांस से वो आइडियाज़ निकल कर यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में फैल जाते हैं। जैसे फेमस अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है 2 कंट्रीज़ के बारे में, या फिर 2 नेशन के बारे में, दैट इज़ इटली एंड जर्मनी। अभी तक देखो इस मैप में, जो मैप हमारे सामने है, क्या यहाँ पर हमको कोई जर्मनी दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या यहाँ पर हमको कोई इटली दिख रहा है? नहीं, बिकॉज अभी ये दो कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पर जो लोग हैं ना, यहाँ पर इन नियर अराउंड दिस एरिया, ये जो हमारा एरिया बनता है ये, ठीक है, ये एरिया के लोग कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन। एंड द एरिया ऑफ दिस पीपल, इस एरिया के लोग बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज? इटालियन। ठीक है, इटालियन बोल सकते हो, या फिर वो सेम कल्चर फॉलो करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ये सारे जो पब्लिक हैं, ये सारे जो पीपल हैं, अलग अलग किंगडम में गवर्न किए जा रहे हैं। जर्मनी का ही कुछ एरिया देखो, कुछ एरिया प्रूशिया के पास है, कुछ एरिया ऑस्ट्रिया के पास है, स्विट्ज़रलैंड कुछ लेकर रखा हुआ है, नीदरलैंड कुछ लेकर रखा हुआ है, इधर इधर डेनमार्क भी कुछ एरिया जर्मन स्पीकिंग पीपल ने कब्जा कर रखा हुआ है। जब ये फ्रांस से नेशनलिज्म का आइडिया बाहर निकलेगा और ये आइडिया जब जर्मनी में और इटली में जाएगा, ठीक, तो यहाँ के लोगों को समझ में आया कि हम सब तो बिना मतलब का बटे हुए हैं, हम सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है, और जब हम यूनाइट हो जाएंगे तो हम एक पावरफुल कंट्री, एक पावरफुल नेशन की तरह इमर्ज करेंगे, और हम अपने आप को वर्ल्ड में एज अ स्टेबल कंट्री, एज अ प्रॉस्पेरस कंट्री इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सेम यही आइडिया इटली के लोगों को भी आएगा कि हाँ भाई, हम सब जब एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कल्चर हमारे समय, तो हम बटे क्यों हैं? क्यों कुछ किंगडम्स में हमारा ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा हुआ, क्यों कुछ पर फ्रांस कब्जा करके बैठा हुआ? हम खुद साथ में आएंगे और एक नेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग की बात करें तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमको देखने को मिलती है इस पिक्चर से, ठीक है। ये पिक्चर हमसे कहना क्या चाहता है? ये पिक्चर बनाया गया था, एक इमेजिनरी पिक्चर है। पिक्चर कैसा है? पिक्चर है इमेजिनरी पिक्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी ये पीपल सच में ऐसे चले थे। ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, और ये पिक्चर इमेजिन किया गया था फ्रेडरिक सोरो। और कब किया था? 1848 में। 1848 में होता ही है कि फ्रेडरिक सोरो जो वहाँ की फ्रांस में और यूरोपीय कंडीशन देख रहे थे, और क्योंकि ये 1848 में बना है, तो सोचो अब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, नेपोलियन का राइज, नेपोलियन का एंड ख़त्म हो चुका होगा, बहुत सारे यूरोप में चेंजेस आ चुके होंगे, और फ्रेडरिक सोरो ये सारे इवेंट्स को देखा है। तो उसके मन में कुछ आइडिया जा रहे हैं कि जैसा कंडीशन अभी फ्रांस में चल रहा है, ठीक है, और जैसा कंडीशन यूरोप में चल रहा है फ्रांस की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से आने वाले टाइम पर यूरोप में डेमोक्रेटिक आइडियाज़, रिपब्लिक आइडियाज़ पहले तो यूरोप में फैलेंगे, और वहाँ से वो आइडियाज़ निकल कर बाकी कंट्रीज़ में फैलेंगे। ये सोचना किसका था? फ्रेडरिक सोरो का। और हुआ भी वैसा ही। फ्रांस में ये आइडियाज़ आए, और वहाँ से ये आइडियाज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गए। अब देखो होता क्या, जैसे फ्रेडरिक सोरो बोलते ही हैं ना कि मतलब बोल सकते हैं क्या, फ्रेडरिक सोरो ने ना टोटल ऐसे चार पिक्चर्स पब्लिश किए हुए थे, जिसमें वो अलग अलग आइडियाज़ को, आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर वर्ल्ड हमारा ऐसा हो सकता है, फ्यूचर वर्ल्ड में हमारे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक आइडियाज़। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पर ऐसा गवर्नेंस होगा जो पब्लिक खुद से गवर्नेंस कर रही होगी, और वैसा गवर्नेंस जो पब्लिक के राइट्स, पब्लिक के हितों में देखकर किया जा रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में देखकर किया जा रहा होगा। और सोशल रिपब्लिक मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पब्लिक पहले तो सोशली रिस्पॉन्सिबल होगी, एक दूसरे को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, सब सब फ्रेटर्निटी और लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट से बिलीव करते होंगे। ये फ्रेडरिक सोरो का सोचना था। अब देखो होता क्या, हमको इस पर्टिकुलरली इस पिक्चर के बारे में बात करनी है, जो पिक्चर हमको अभी इसमें दी गई है, ठीक है। देखो क्या फ्रेडरिक सोरो बोलते क्या है, फ्रेडरिक सोरो का कहना ये है, इस पिक्चर के थ्रू वो दिखाना ये चाहते हैं कि इस पिक्चर में एक तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले हमको क्या देखने को मिल रहा है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक। ये देखो, ये बहुत सारी पब्लिक जो है ना, मूव कर रही है एक स्टैचू की तरफ, ठीक है। ये स्टैचू दिख रहा है, दिस इज़ द स्टैचू, और स्टैचू का नाम क्या है? दिस इज़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये स्टैचू है लिबर्टी का। अब देखो, फ्रेडरिक सोरो का कहना ये है
कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ठीक, लिबर्टी के आइडियाज़ और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ये सारे नेशंस में फैलेंगे वन बाय वन। ये सारे नेशंस आएंगे और इस आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ये फ्रेडरिक सोरो का कहना है। और इस पिक्चर में ना देखो वो क्या दिखा रहे हैं। इस पिक्चर में अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो हमको देखो इसमें हर एक कल्चर के अलग अलग कल्चर के हम लोग देखने को मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हमको पीपल देखने को मिलेंगे। क्लियर। कुछ लोगों को ये लिबर्टी वगैरह मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और कुछ लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं कि हाँ हम भी इस आइडियाज़ की तरफ आ रहे हैं, हम भी रिपब्लिक आइडियाज़ और ये नेशनलिज्म वाले आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ लोग अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं कि हम इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और हम लिबर्टी और रिपब्लिकनिज़म लेकर रहेंगे। देखो क्या होता है, वो क्या बोल रहे हैं कि जो आइडिया सबसे पहले हमको देखने को मिला लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का, राइज़ हुआ यूरोप और अमेरिका में, ठीक है। और ये राइज़ होता है मैन वुमेन सारे एज के मैन वुमेन्स में और सारे क्लासेस में। ऐसा नहीं कि ये आइडिया बस रिच क्लास में या फिर केवल पुअर क्लास में। ये आइडियाज़ पूरे यूरोप में सारे क्लास में ये आइडिया प्रेवलेंट होता है। जैसे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में इस स्टैचू ने एक टॉर्च पकड़ा हुआ है। इस टॉर्च को हम बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। एनलाइटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटमेंट? तो एनलाइटमेंट का मतलब समझ सकते हो अवेयरनेस, ठीक। जब पब्लिक को और जब हमको एहसास हो जाएगा, जब पब्लिक को एहसास हो जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, हमको क्या करने चाहिए अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, जब पब्लिक अवेयर हो जाएगी फाइनली, इसी को बोलते हैं क्या, एनलाइटमेंट। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बारी बारी से, वो इस टॉर्च के लाइट से या फिर जो वो नॉलेज दे रहा है उससे उनको समझ आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में इस स्टैचू ने पकड़ के रखा हुआ है चार्टर राइट्स, ठीक है, चार्टर राइट्स ऑफ मैन, चार्टर राइट्स ऑफ मैन। अब इसने ये जो चार्टर पकड़ के रखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक आइडियाज़, रिपब्लिक आइडियाज़, कि हाँ सारे कंट्री में लोग एक हैं, पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, किंग जो है एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, किंग की पावर्स को लिमिटेड करना है। अगर किंग कोई भी डिसीजन लेता है तो उस पर पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस का रोक रहेगा और पार्लियामेंट में जो मेंबर्स आएंगे उनको इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर इलेक्ट करने की पावर जो है पब्लिक के हाथों में होगी। तो इस तरीके से जो गवर्नेंस चलेगा दैट इज़ कॉल्ड रिपब्लिकनिज्म। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे आइडियाज़ लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसी पिक्चर में ये जो हमको नीचे देखने को मिलता है ना, ठीक है, ऑल द शैटर्ड थिंग्स, बिखरी हुई चीज़ें, ये हमको शोकेस करती हैं कि अब मोनार्की ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब पब्लिक जो है मोनार्की पसंद नहीं कर रही है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ मोनार्की। अब कोई मोनार्की वगैरह को फॉलो नहीं करेगा और ख़ासकर मोनार्की अगर कहीं पे प्रैक्टिस होती भी है तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होगी। कैसी मोनार्की नहीं होगी? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब समझ सकते हो कि जब कोई किंग या फिर जब कोई किसी कंट्री में गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट या रूलिंग क्लास जो वहाँ पर रूल कर रही है, वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, अपनी पावर्स का यूज़ सही तरीके से नहीं करती है, ठीक, उसका जो मन में आए जो जो करना हो करने लगे बिना विदाउट थिंकिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, दैट बिकम अ सो मच सेल्फिश काइंड ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हो, ठीक। और वो रैंडमली जो भी डिसीजन लेने लगती है ना, तो ऐसे ही गवर्नेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है। इसको पब्लिक का बिल्कुल नहीं पड़ा, वो बस अपने बारे में सोच रहा है। जो भी ट्रेजरी में पैसा पड़ा हुआ है, जो भी किंग के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो बस अपने लग्जरी अपने अपने इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए खर्च कर रहा है। कंट्री में भी पब्लिक को कोई राइट नहीं दे रहा, बस पब्लिक को दबाए रख रहा है, सप्रेस कर रहा है पब्लिक को। तो ऐसे ऐसे किंगडम को, ऐसे किंग को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शैटर्ड एलिमेंट्स है ना, अब बता रहे हैं कि अब एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म हो चुकी है,
अब ऐसा वैसा कोई मोनार्की होगा नहीं। और साथ में देखो, अगर हम फ्रेडरिक सोरो की और दूसरी दूसरी पिक्चर्स की बात करें ना, तो सारी पिक्चर्स में हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि फ्रेडरिक सोरो का एक थिंकिंग है। वो थिंकिंग पता है क्या है? एक यूटोपियन सोसाइटी का है। यूटोपियन सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत अच्छा हो, एक आइडियल सोसाइटी हो जिसमें जिसमें क्या बोल सकते हैं, जिसमें पब्लिक जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती हो, पब्लिक जो है एक दूसरे की हेल्प करती हो, जिसमें गवर्नमेंट भी जो है, जो किंग भी होगा वो भी जो उसके सिटीजन्स हैं, जो उसके सोसाइटी के लोग हैं, ठीक, जो भी उसके किंगडम के पब्लिक हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचता होगा कि मैं कौन से ऐसे नए स्टेप्स लूँ जिससे पब्लिक का भला हो। तो ऐसी सोसाइटी के बारे में फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग्स हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि फ्रेडरिक सोरो के पास एक यूटोपियन विजन है, एक ऐसी सोसाइटी का विजन है जो कि उतनी प्रैक्टिकल तो नहीं है बट हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्या, अब आगे जब बात करते हैं ना, तो इन सबके हाथों में, जैसे ये हमको दिख रहा है ना, इन सबके हाथों में फ्लैग हमको देखने को मिल रहा है। ऑल द पीपल आर हैविंग अ फ्लैग। मतलब फ्लैग यहाँ पे क्या सिंबल कर रहा है? फ्लैग जैसे हमने नेशनलिज्म के डेफिनेशन में देखा था कि जब भी सब लोग यूनाइट होंगे नेशनलिज्म की फीलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग के अंडर जब सारे पब्लिक यूनाइट होंगे तो उनके पास एक सिंबल तो होना चाहिए कि हाँ भाई हम सब एक हैं। ठीक है, दूर से कोई देखे तो बता दे कि हाँ हम एक हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए, एंड वो सिंबल होता है किसी कंट्री का फ्लैग, किसी कंट्री का नेशनल एंथम, किसी कंट्री का नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड्स, ये सब उस कंट्री के सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर सेम फ्लैग जो है ना, दिखा रहा है कि इस फ्लैग के अंडर जितने भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक है, दैट्स आर, वो सब क्या है, यूनाइटेड है। वो सब इक्वालिटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो फ्रेटर्निटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, वो बिलीव रखते हैं कि हम सब एक हैं और हम सब हमेशा यूनाइटेड रहेंगे और एक दूसरे के इंटरेस्ट में वर्क करेंगे। जब हम इस पूरे इमेज को देखते हैं ना, इस ऊपर वाले एरिया को, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि ये कि जो कुछ भी धरती पर इवेंट चल रहा है, इससे हमारे एंजल्स, हमारे ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड्स और सबसे ज़्यादा जीसस, ठीक है, जीसस क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सब हैप्पी हैं। ठीक, कि हाँ पब्लिक अब हमारे जो जो ह्यूमन्स हैं उनको समझ आ गया है कि कैसे रहना है सोसाइटी में, कैसे फ्रेटर्निटी की फीलिंग, भाईचारे की फीलिंग को प्रमोट करना है। तो ये सब खुश हैं कि हाँ अब ह्यूमन्स को समझ आ चुका है, और साथ में ये हमको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, दे आर गिविंग अस ब्लेसिंग्स, कि जो काम कर रहे हो करते रहो, अच्छा काम कर रहे हो तुम, और यही जो तुम्हारा वर्क है तुम्हारी सोसाइटी को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस पिक्चर का। अब देखो आगे चलने से पहले ना, जैसे हम अगर बात करेंगे तो इसमें यहाँ इसके आगे चलने से पहले, जैसे जर्मनी के बारे में बात कर लिया कि सबसे पहले ये आइडियाज़ कहाँ पर आए थे, और फ्रांस में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले आइडियाज़ और इक्वालिटी, लिबर्टी वगैरह के आइडियाज़ आए हुए थे। ठीक, फिर होता ही है कि जो जर्मन पीपल हैं अभी तक वो एग्जिस्ट करते नहीं हैं। हमने मैप में देखा था कि जर्मनी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जो जर्मन स्पीकिंग पीपल है ना, वो अदर अदर स्टेट्स के भी अंदर है। ठीक, जैसे कुछ ऑस्ट्रिया के अंदर हैं, कुछ सिसली, लम्बार्डली, ये सब इटली के पार्ट्स हैं जो इटली के इन किंगडम्स के अंडर अभी काम कर रहे हैं। तो अभी ना ही जर्मनी एग्जिस्ट करता है, ना ही इटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो क्या, देखो 18th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है, लेटर 18th सेंचुरी में फ्रांस में क्या आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और वहीं से हमारा शुरू क्या होता है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ना, ये 19th सेंचुरी आते आते, ठीक है, नेशनलिज्म इमर्ज कर जाता है और ये एक स्वीपिंग चेंज लाता है पॉलिटिकल और
बोल सकते हो मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। मेंटली पब्लिक के अंदर तो मेंटली इमोशंस को डेवलप कर ही रहा है और साथ में पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट में भी चेंजेस ला रहा है। अब इस चेंज का रिजल्ट ये होता है ना कि हमको नेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नेशन स्टेट्स की बात करो तो इस पे हम आते हैं, नेशन व्हाट इज़ नेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो क्या साथ में मॉडर्न स्टेट के आइडियाज़ आएंगे कि मॉडर्न स्टेट के पास होना क्या क्या चाहिए। तो मॉडर्न स्टेट के पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी भी मॉडर्न स्टेट के पास उसका खुद का बाउंड्री होता है, ठीक है। उसका खुद का बाउंड्री होगा, खुद के लोग डिसाइड होंगे कि कौन कौन हमारे सिटीजन्स हैं, कौन कौन हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। वहाँ का गवर्नमेंट का मॉडल डिसाइडेड होगा कि हाँ हम इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं या फिर मोनार्की में बिलीव रखते हैं या फिर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव रखते हैं, ये डिफ़ाइन होगा। और साथ में डिफ़ाइन ये होगा कि जो कुछ पब्लिक के राइट्स हैं वो पब्लिक को कैसे दिए जाने हैं, कैसे नहीं दिए जाने हैं, ठीक। तो मॉडर्न स्टेट के ये कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि ऐसे ही डिफ़ाइन होते हैं। अब तो क्या पहले ये था ना कि जो कोई मतलब सारी पावर पहले एक्सरसाइज होती थी किंग के थ्रू, ठीक। वो सेंट्रलाइज्ड पावर होता था। और मॉडर्न स्टेट में भी ना हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी कंट्री का पावर कैसा है, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे हमारी कंट्री के बॉर्डर कैसी है। मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो कुछ भी हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा उसमें होगा ये ना कि जो मेजॉरिटी सिटीजन्स होंगे किसी कंट्री के, उनमें डेवलप हो चुका होगा सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जो कि डेफिनेशन में मैं देखा था कि उनमें एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगा कि हम सब एक हैं, ठीक है। और साथ में वो शेयर करेंगे अपने हिस्ट्री को, अपने डिसेंट को। डिसेंट मतलब वंश, जो हमारे पूर्वज थे पहले, तो उन सबको लगेगा कि हम सब तो यार आज थोड़े से बटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कभी तो हम सब भी सेम होंगे, तो फिर क्यों आज बटे रहना। साथ में रहते हैं, साथ में सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ पब्लिक को आएंगे। और ये जो आइडियाज़ है ना, अब किंग डिसाइड नहीं करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस किंग के हाथों में सारी पावर्स नहीं है। अब पब्लिक आएगी और थ्रू स्ट्रगल बोल सकते हो और थ्रू अलग अलग लीडर्स के एक्शंस और थ्रू द एक्शंस ऑफ कॉमन पीपल, ये सारे कॉमन पीपल आकर यूरोप और उसके आसपास की कंट्रीज़ में ये सारे चेंजेस ला रहे हैं और एक नया नेशन स्टेट डेवलप हो रहा है। सो हमने अब तक क्या देखा, इसको अब कंपाइल कर लेते हैं कि हमने देखा क्या क्या। हमने सबसे पहले क्या देख लिया है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एज अ डेफिनेशन कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नेशनलिज्म जो है सबसे पहले इसका आइडिया डेवलप कहाँ हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस से ये सबसे पहले जाएगा तो और फैलेगा कहाँ पर, ये फैलेगा सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ एंड देन उसके बाद ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पर फैलेगा। और इसके बाद जो यूरोप की कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ये नेशनलिज्म का आइडिया जाएगा, क्लियर। फिर हमने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म के आइडियाज़ की वजह से, ठीक है, क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहा है, पब्लिक अब क्या चाहती है, पब्लिक वांटेड राइट्स, उनको अपने राइट्स चाहिए, पब्लिक को अपने राइट्स चाहिए। एंड दे वांट टू लीव अंडर अ नेशन स्टेट। अब वो एक नेशन स्टेट के अंदर रहना चाहते हैं, ठीक, जहाँ पर वो सारे पब्लिक शेयर कल्चर, शेयर वैल्यूज़ को और शेयर आइडेंटिटी को गेन किए हो, ऐसे वो जगह पर सारे पब्लिक रहना चाहती है। और एक और नई बात बोलें तो हमने देखा कि फ्रेडरिक रूसो, ठीक है, जो हमारा फ्रेडरिक सोरो है, फ्रेडरिक सोरो ने हमको 4 पिक्चर्स या फिर बोल सकते हो जो 4 हमको पिक्चर्स बनाकर दी हुई, जो पेंटिंग्स बनाकर दी हुई हैं, वो एक
यूटोपियन सोसाइटी को हमको बताती हैं। यूटोपियन सोसाइटी के बारे में हमको बताती हैं कि एक आइडियल सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने रफली इन्हीं चीज़ों पर बात की है। देखो, नेक्स्ट लेक्चर हम देखने के वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। ठीक, बैकग्राउंड देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करके जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। और उस बैकग्राउंड से हम रिलेट करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यहीं तक करते हैं। और इसके बाद अगर होगा तो हमारा जो ज़्यादातर डाइवर्जन होगा धीरे धीरे, वो डाइवर्जन होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। हमारा डाइवर्जन धीरे धीरे उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में करते हैं यहाँ तक। ओके, बाय।